ओके, तो पिछले क्लास में हमने जो सीखा था वो था कि कैसे रिएक्ट प्रोजेक्ट को या फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है या फिर क्रिएट करना है। और थोड़ा बहुत इन फोल्डर्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी कि पब्लिक फोल्डर क्या है, उसका क्या ज़रूरत है, यहाँ पे index.js का क्या रोल है, app.js का क्या रोल है, और कैसे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, वो भी क्लास कंपोनेंट। एक बेसिक हमने आइडिया लिया था। चलो, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इस बीच में बताता हूँ कि जो भी हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को ही रिटर्न करेगा। और हम यहाँ पे जो भी टाइप कर रहे हैं, जैसे कि हमने div टाइप किया, h1 टाइप किया, और मैंने जैसे पिछले क्लास में बताया था कि अगर क्लास लेना है तो हमें क्लास नेम की तरफ इसे लेना है। नॉर्मल HTML में हम लोग सिर्फ क्लास यूज़ करते हैं, लेकिन रिएक्ट में क्लास नेम यूज़ करेंगे। तो हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों एक जो नॉर्मल से दिखने वाला एलिमेंट है, नॉर्मल div एलिमेंट है, h1 एलिमेंट है, इसमें तो हम नॉर्मल HTML की तरह क्लास यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो नॉर्मल से दिखने वाला एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, ये बेसिकली इसको जो फॉर्मेट है इसे कहते हैं JSX फॉर्मेट। तो JSX कुछ नहीं है। JSX क्या है कि एक सिंटैक्टिकल शुगर है रिएक्ट के अंदर, जिसे हम क्या करते हैं, कोई भी पैटर्न हो, एलिमेंट हो, जिसको ऐसे हम डिफाइन करते हैं। और इसका बेनिफिट्स क्या है कि अगर हम कोई दूसरा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे कि मान लो एंगुलर वाला कोई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या फिर नॉर्मल सी अगर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट को अलग रखना पड़ता है, HTML को अलग रखना पड़ता है, फिर दोनों को फिर कनेक्ट करना पड़ता है। या तो ID से पिकअप कर लो HTML एलिमेंट को, या फिर कोई क्लास नेम या फिर कोई एलिमेंट टैग से पिकअप करना पड़ता है। JSX यूज करने से क्या होता है कि ये दिखने में HTML दिखता है, लेकिन बेसिकली होता है जावास्क्रिप्ट का ही एक सिंटैक्टिकल शुगर होता है, जिसके अंदर हम आसानी से एक कंडीशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई लूप प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल को आसानी से यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट JSX को यूज करता है। जैसे ये हम लोगों ने app.js में देखा था, अभी यहाँ पर क्लास नेम ऐप बोल के है, और कोई भी कंपोनेंट ऐसा हम उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल HTML में हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, राइट? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट की तरह ही इनपुट होता है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह। तो आखिर में अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, JSX यूज कर रहे हैं, तो ब्राउजर में कैसे दिख रहा है, राइट? तो उसके लिए यहाँ पर एक कंपाइल हो जाता है, जो JSX है कुछ भी हो वो ब्राउजर में कंपाइल हो जाता है। अगर आपने Eclipse का प्रोजेक्ट देखा है तो उसमें आप देख पाएंगे कि बहुत सारे वेबपैक कॉन्फ़िग है, .babel RCB वहाँ पर है, जो कि क्या करता है, जितना भी JS है या फिर JSX है उसको ब्राउजर रीड कर सके उस हिसाब से कंपाइल करके प्रोवाइड करता है। तो मैंने JS भी क्यों कहा, मैंने जावास्क्रिप्ट, जैसे कि हम लोग इंपोर्ट रिएक्ट यूज कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स नहीं है, ये है ES6 सिंटेक्स। या फिर कोई भी फंक्शन जो कि फैक्ट एरो फंक्शन होगा, जैसे कि अब ये फंक्शन है, इसको मैं कांस्टेंट ऐप में डिफाइन करता हूँ, फिर इसको फैक्ट एरो फंक्शन में डिफाइन कर लेता हूँ। तो ये जो फंक्शनल सिंटेक्स हैं, ये भी ES6 वाला सिंटेक्स है, जो कि नॉर्मल ब्राउजर रीड नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कंपाइलर को बीच में लाना पड़ता है, जो कि इस ES6 सिंटेक्स या फिर JSX को कंपाइल करके ब्राउजर में प्रोवाइड करता है। ओके, तो हम लोग का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। हाँ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर JSX यूज करते हैं। तो ये तो हो गया JSX के बारे में थोड़ा सा जानकारी। और अभी हम लोग जो चीज़ सीखेंगे वो है कंपोनेंट्स के बारे में, थोड़ा और भी आइडिया को हम लोग एक्सपेंड करेंगे।
तो जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लास कंपोनेंट डिफाइन किया है। क्लास कंपोनेंट मतलब जिसमें हम क्लास डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैंने पहली क्लास में देखा था कि कैसे जावास्क्रिप्ट में क्लास को डिफाइन किया जाता है। तो वैसे ही हम लोग एक फंक्शनल कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं, जो कि अभी app.js में जो भी कंपोनेंट है एक फंक्शनल कंपोनेंट है, इसमें कोई क्लास डिफाइन नहीं किया गया है। तो मैं सेम ही कंपोनेंट को, जो कि ग्रिड कंपोनेंट है, उसी का एक फंक्शनल कंपोनेंट तैयार करता हूँ। मैं यहाँ पर एक नया फाइल ले लूँगा, gridfunc.js। इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि इंपोर्ट करेंगे ओनली रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करेंगे, जैसे कि नॉर्मल फंक्शन जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं। फंक्शन एक नाम देना पड़ेगा gridfunc, और फिर इसको जैसे एक्सपोर्ट करते हैं क्लास कंपोनेंट वैसे ही इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट gridfunc। और एक क्लास कंपोनेंट के अंदर हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट में हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही इस रेंडर मेथड की भी जरूरत पड़ेगी। जो जरूरत पड़ेगी वो सिर्फ रिटर्न की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ रिटर्न टाइप करूंगा। फिर यहाँ पर मैं टाइप करूंगा हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंक्शनल और स्टेटलेस कंपोनेंट। अब मैंने इसको स्टेटलेस क्यों कहा, क्योंकि जो कि क्लास कंपोनेंट होते हैं उसमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है, और जो भी इस कंपोनेंट रिलेटेड कोई भी डेटा हो, कोई भी वेरिएबल हो, वो हमें स्टेट के अंदर डिफाइन करना पड़ता है। तो इसलिए अगर मैं फंक्शनल कंपोनेंट यूज करता हूँ तो मुझे स्टेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसको स्टेटलेस कंपोनेंट कहते हैं। चलिए इस फंक्शन का अभी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने app.js में। सेम प्रोसेस है, और नाम सेम रखने से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और फिर मैं इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा। ओके, कंपोनेंट्स gridfunc मॉड्यूल नॉट फाउंड। अच्छा, ये फोल्डर ग्रिड है जिसके अंदर gridfunc बोल के मॉड्यूल है। अच्छा, gridfunc, ओके, फिर से नहीं मिल रहा है। अच्छा, ग्रिड के बाहर चला गया। चलो इसको अंदर डाल देते हैं। हाँ, अब मिल जाएगा। अभी यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट भी प्रिंट हो चुका, रेंडर हो चुका है। बार बार प्रिंट हो रहा है क्योंकि प्रिंट डिफरेंट है। ऑलराइट, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने नए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो नए सिंटेक्स भी हमें जानना जरूरत है। तो हम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन टाइप करते हैं उसको ES6 में हमेशा टाइप करेंगे। ES6 में कन्वर्ट करने का तरीका आसान है। यहाँ पर आपको एक वेरिएबल लेना पड़ता है, जो कि मैं अभी कांस्टेंट वेरिएबल लूँगा। आपको अगर पता नहीं है कांस्टेंट क्या है तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, कांस्टेंट, फिर एक वेरिएबल का नाम, जैसे कि अभी है gridfunc, फिर वो इक्वल्स टू एक फंक्शन होगा और वो सिंबल आएगा फैट एरो सिंबल। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल का टाइप लिया वो है कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट में क्या है कि कांस्टेंट में इसके अंदर जो भी रहेगा, माने अभी ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कोई नॉर्मल वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि चलो एक यहाँ पर ले लेता हूँ कांस्टेंट नेम
इक्वल्स टू जॉन। अभी अगर मेरे प्रोग्रामिंग में कुछ भी चेंज होता है और मैं इस नेम को फिर से कहीं पर चेंज करना चाहूँगा तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब है वो इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। चेंज तभी होगा जब कांस्टेंट एक ऑब्जेक्ट रहेगा, फंक्शनल ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एरे हो सकता है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो सकता है, तभी हम इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसका क्योंकि बोथ अब स्ट्रिंग, नॉर्मल स्ट्रिंग और नंबर में नहीं रहता। जैसे कि अभी कांस्टेंट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कुछ भी चेंज हो सकता है क्योंकि एक फंक्शनल ऑब्जेक्ट है। वैसे ही अगर हम लेट लेते हैं, लेट का मतलब होता है इस सिर्फ इस स्कोप के अंदर ही इसका इस ब्लॉक के अंदर ही इसका स्कोप रहेगा। और अगर वेरिएबल आपको पता है कि ग्लोबल ब्लॉक के अंदर भी उसका स्कोप रहता है, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन यही डिफरेंसेस है लेट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट की। तो इसीलिए हम लोग ये 6 वाला सिंटेक्स यहाँ पे यूज करेंगे। ना अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉप्स लिया था, तो क्या फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग प्रॉप्स नहीं ले सकते? जरूर ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें प्रॉप्स को एज ए पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। और मैं इस प्रॉप को डिफाइन करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर जो भी कंपोनेंट है जो मेरा app.js में यूज हो रहा है, वहाँ से मुझे कुछ प्रॉपर्टी सेंड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं ग्रिड के लिए एक प्रॉपर्टी सेंड करूँगा। प्रॉपर्टी का नाम रहेगा अभी के लिए नेम, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस प्रॉपर्टी का कोई भी वैल्यू हो, अगर स्ट्रिंग हुआ तो स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू सेंड करता हूँ। दिस इज क्लास कंपोनेंट। और सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर भी सेंड करूँगा, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा स्टेटलेस कंपोनेंट। और मैं इस प्रॉप को, अभी ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरा प्रॉप्स के अंदर चला जाएगा। तो पहले तो मैं क्लास कंपोनेंट में जाता हूँ और इस प्रॉप्स को यहाँ पर प्रिंट करूँगा। तो प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं एक टैग ले लेता हूँ, p टैग। यहाँ पर टाइप करूँगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, जो भी प्रॉपर्टी का नाम है, जो भी हमने यहाँ से प्रोवाइड किया है, अभी के लिए नेम है, तो यहाँ पर हमें टाइप करना पड़ेगा नेम। और अगर सेम प्रॉपर्टी को हम फंक्शनल कंपोनेंट पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे दिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस तभी जरूरत पड़ेगी जब हम लोग क्लास डिफाइन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कोई क्लास नहीं डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करूँगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉप्स डॉट नेम। अब ये रेंडर हो चुका है और मैं ब्राउजर में जाता हूँ। तो ऐसे हम प्रॉपर्टी को एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट भी यहाँ से सेंड कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का प्रॉप्स का एक बेसिक आइडिया। फ्यूचर में इस प्रॉप्स का काफ़ी सारा यूज रहेगा। अभी जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक नॉर्मल स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो उसको कैसे प्रिंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्टेट के अंदर कुछ भी वैल्यू यहाँ पे टाइप करूँगा, जैसे कि अभी के लिए टाइप करता हूँ कंट्री, जो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। और उसके बाद मैं अगर कुछ और भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लेना चाहूँगा वो भी यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ, जैसे कि स्टेट, अभी के लिए वेस्ट बंगाल है,
तो इसका जो वैल्यू है वो भी सेम दिस डॉट प्रॉप्स की तरह जगह आएगा दिस डॉट स्टेट और फिर इसका की नेम। तो फिर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट कंट्री। सिमिलरली मैं यहाँ पर और एक टाइप करता हूँ जो कि है स्टेट। अभी मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे, जो कि रेंडर नहीं हुआ, सो रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, तो अब रेंडर हो चुका है। यहाँ पर स्टेट का भी वैल्यू आ चुका है, माने स्टेट मतलब आप कन्फ्यूज मत होना कि कंट्री का स्टेट मतलब दिस डॉट स्टेट और दिस डॉट प्रॉपर्टीज का भी वैल्यू यहाँ पर आ चुका है।